जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने लगभग अंक गणित पूरी हमने कर ली है। हमने अंक गणित का चैप्टर पूरा कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर ज्यामितीय वाला पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? ज्यामितीय वाला पार्ट, जिसमें प्रश्नमाला 10 से लेकर और 14 तक की प्रश्नमाला आती है। इनको बोलते हैं ज्यामितीय पाठ, रेखा गणितीय पाठ, है ना। अब ये अपन जो प्रश्नमाला है 10 से 14, जिसमें 10वीं प्रश्नमाला का नाम है बिंदुपथ और 11वीं का नाम है समरूपता। ऐसी अपन प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। 12वीं का नाम है वृत्त, 13वीं का नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखा और 14वीं प्रश्नावली का नाम है रचनाएं। ये नए सिलेबस के अनुसार ये लगभग है अपने शायद 20 नंबर की है। ये 20 नंबर का मैटर है, तो इसमें अपन ये प्रश्नावलियां अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं प्रश्नमाला 11, जिसका नाम है समरूपता। अब समरूपता क्या होती है ये अपन यहाँ पर अच्छे से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इस प्रमेय में, इन प्रश्नावलियों में प्रमेय भी चलती हैं, प्रमेय आती है और प्रमेय पर आधारित कई क्वेश्चन अपने को हल करने होते हैं। तो जैसे सबसे पहले अपने पास 11वीं प्रश्नमाला है, वो है समरूपता। और समरूपता अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे त्रिभुजों की समरूपता। त्रिभुजों के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। अब समरूपता क्या होता है? देखो, जैसे ऐसी आकृतियां जिनकी चाहे माप अलग अलग हो लेकिन आपको दिखने में समान हो, आकार सबका समान है। देखो कैसे, जैसे ये अपने पास ये वृत्त है और उसके बाद ये भी एक वृत्त ही है। अगर मैं बड़ा वृत्त बना देता हूं तो ये भी तो क्या है? एक वृत्त ही तो है। नाम तो सबका वृत्त ही है। ये भी क्या है मेरे पास? वृत्त। और ये भी क्या है? वृत्त है। और ये भी क्या है मेरे पास? वृत्त। बस अंतर कितना है कि ये छोटा वृत्त है, ये उससे बड़ा वृत्त है और ये सबसे बड़ा वृत्त है। सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? ये समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। जैसे अपन एक बना ले, आयत बना ले। ये आयत है। आयत क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान। ये आयत है, तो आयत तो ये भी है ना, आयत तो ये भी है। अगर हम छोटा सा आयत बना दे तो ये भी एक आयत ही है। तो सभी आयत आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो ये आकृतियां समरूप कहलाती है। अब समरूप में बात करें, जैसे अपन वर्ग की बात कर लें। वर्ग है अपने पास, ये भी एक वर्ग ही है। बड़ा वर्ग बना दे तो ये भी एक वर्ग ही है। तो याद रखना, अगर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या सभी आयत समरूप होते हैं? जी हाँ, सभी आयत आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, सभी वृत्त, सभी वर्ग और सभी आयत क्या होते हैं? आपस में समरूप। लेकिन अगर अपन त्रिभुजों की बात करें, त्रिभुज भी अपने पास कई प्रकार के होते हैं। वृत्त में कोई प्रकार नहीं होता, ये वृत्त तो वृत्त ही होता है, छोटा बड़ा जैसा भी है। आयत भी यही होते हैं। लेकिन त्रिभुज में प्रकार क्या होता है कि कुछ त्रिभुज होते हैं जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, कुछ भी समबाहु होते हैं और कुछ समद्विबाहु होते हैं। तो इनमें देखते हैं अपन कौन सा त्रिभुज अपने पास समरूप है या नहीं है। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जो है वो केवल समरूप होता है। त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज जो है वो समरूप होता है। बाकी त्रिभुज समरूप हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे अपन बात करें समद्विबाहु त्रिभुज की। कौन से त्रिभुज की? समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जैसे मान लो ये त्रिभुज बन गया मेरे पास, ठीक है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वही तो होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो? समान, वह कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मैं इस त्रिभुज का ऐसे भी बना सकता हूं, ये दो भुजा समान है। अब बताओ, आकर दिखने में आपको अलग अलग है। तो याद रखना कि ऐसे त्रिभुज जो केवल समबाहु हैं वो समरूप होते हैं, लेकिन बाकी जो त्रिभुज है समद्विबाहु और विसमबाहु वो समरूप हो ये आवश्यक नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर ऐसी ही आकृति सामने आ जाती है तो वो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, है ना। तो ये अपन समरूपता के बारे में कुछ अध्ययन कर लिए। जैसे अपने को प्रश्न पूछा जाए, अभी अपन प्रश्न करते हैं कि सभी वृत्त, आपको जो 11.1 है उसमें सबसे पहले दे रखा है क्या कि सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। जैसे पूछ लिया सभी वर्ग, यहाँ पर वृत्त के बारे में पूछ लिया तो भी समरूप होते हैं, वर्ग के बारे में पूछ लिया तो भी समरूप होते हैं। उसके बाद सभी खालिस्तान त्रिभुज, सभी, और यह आपको पूछ लिया सभी
कौन से त्रिभुज, यहां लिख रखा है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब बताओ कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इनमें कोई भी वो नहीं है शंका। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज होता है या विषमबाहु होता तो उनमें फिर भी सोचनीय बात होती है, वहां पर लिखते कि ये कोई आवश्यक नहीं है। अच्छा, अब ये दो त्रिभुज जो होते हैं ना, जैसे मान लिया मैंने कोई दो त्रिभुज लिया, न्यून कोण त्रिभुज ले लिया, अब ये दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, एक अकेला त्रिभुज समरूप थोड़ी होगा, उसकी तुलना किसी दूसरे त्रिभुज के साथ होती है। तो ये दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं ये देखना अपने जरूरी है। जैसे ये ABC है और ये है मेरे पास DEF, ठीक है। अब मान लिया यहां पर इस भुजा को दे दिया 3 और इसको दे दिया 6, ये हो गई 4 और ये हो गई 8 और ये हो गई 5 और ये वाली कितनी है 10 है। तो समरूपता की विशेषता देखना आप कि ये त्रिभुज दोनों समरूप कब होंगे। तो ये याद रखना कि दो आकृतियां समरूप जब होती हैं जब उनकी, पहला पॉइंट क्या होता है, भुजाएं तो क्या हो समान अनुपात में, भुजाएं तो क्या हो संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं किसमें हो, समान अनुपात में होनी चाहिए, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो या एक निश्चित अनुपात में हो, ठीक है। और दूसरा होता है इनमें कंडीशन, इनके कोण, और वो भी कौन से कोण, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ये याद रखना, जब दो आकृतियां आपको समरूप सिद्ध करना हो तो उनमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है कि क्या, कि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो, समान नहीं हो, समान अनुपात में हो, और उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कैसे, जैसे आप देखो यहाँ पर 3 और 5 है, 4 और ये 6 8 10 है, यहाँ पर मैं कोण दे देता हूँ कितना, 40 डिग्री दे दिया, यहां दे दिया मैं 60 डिग्री और यहां पर दे दिया 40 डिग्री और ये दे दिया कितना 60 डिग्री और ये बच गया मेरे पास कितना 80 डिग्री बच गया, ठीक है 80 डिग्री बच गया। अब देखते हैं दोनों त्रिभुज आपस में कैसे समरूप होते हैं। तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, संगत भुजाएं समान अनुपात में होनी चाहिए। अगर मैं इस त्रिभुज की AB वाली भुजा लेता हूं तो इसके नीचे कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी, मेरे को DE लेनी पड़ेगी। क्यों, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 6। अभी देखिए अपने आप ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसका आ गया कितना 1/2। ऐसे ही अपन भाग करें, BC के नीचे लाएंगे EF, BC के नीचे अपन क्या लाएंगे, EF लाएंगे। BC कितना है 4 है, EF कितना है 8, वही कट गया, 4 एकम 4 4 दूनी 8 हो गया है। नेक्स्ट है तीसरी भुजा जो बच गई, AC के नीचे क्या आएगी अपने पास, DF आएगी, और AC कितना है बेटा 5 और ये नीचे है 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब बताओ ये संगत भुजाएं जो थी वो इनका अनुपात बराबर है या नहीं। तो देखो आप देख सकते हैं 1/2 1/2 और 1/2 तीनों का अनुपात आपस में क्या आया, समान आया। लेकिन इन्हीं के संगत कोण अगर समान है तो ही ये क्या होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप। देखो कैसे, यहां पर हमने पहले भुजा कौन सी ली, AB और BC के मध्य में कोण कौन सा है 40 है, तो DE और EF के मध्य में भी कौन सा कोण होना चाहिए, 40 ही होना चाहिए। क्योंकि देखो AB और BC के नीचे मैंने कौन सी भुजा रखी है, DE और EF, तो AB और BC से संबंध है और DE और EF से संबंध है। अगर यहाँ पर 40 है और यहाँ पर मान लो 60 होता, गलती से 60 होता, तो ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर आके समरूपता का पालन नहीं करते। क्योंकि देखो भुजाओं का समान अनुपात होना कोई अकेला आवश्यक नहीं है, इन दोनों नियमों का पालन करना जरूरी है, इन दोनों नियमों का पालन करना जरूरी है। अब देखो ये 40 है तो ये भी कितना हो गया 40 है, तो देखो कोण B बराबर कोण E और ये हो गया कितने का 40 का। और उसके बाद बात करें C बराबर किसके हो गया F के, और वो कितने का हो गया 80 का। और A बराबर किसके हो गया D के, A बराबर किसके हो गया D के, वो कितने का हो गया 60 का। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें आपको याद रखनी होंगी कि जब दो आकृतियां समरूप होती हैं तो वो किस प्रकार से होती है, उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में और संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब जाके ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यानी त्रिभुज कौन सा ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, तब जाके समरूपता का ये पालन करेगा। तो आगे जैसे क्वेश्चन आता है इसमें कि भुजाओं की समान संख्या वाले
भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनमें 2 पॉइंट आपको दे रखा है और दोनों पॉइंटों के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो दोनों पॉइंट क्या होंगे कि यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हो और संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तब जाके ये दोनों समरूपता का पालन करेंगे। अब हम इसके बाद जैसे आपको दे रखा है कि क्या ये सत्य असत्य आपको पूछ रहा है क्या सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती है। जी हाँ, एक बात याद रखना, सभी सर्वांग सम आकृतियां, जितनी भी आकृतियां सर्वांग सम होती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती है, उसमें भुजाएं बराबर भी होती है। उसमें क्या होता है, भुजाएं भी समान और कोण भी क्या होता है आपस में समान, तब जाके दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। तो आपको यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्या सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होते हैं क्या, तो आप बोलोगे जी हाँ, सभी सर्वांग सम आकृतियां क्या होती है, समरूप होती है। लेकिन यदि आपको इसका विपरीत पूछ लिया जाए कि क्या सभी समरूप त्रिभुज या समरूप आकृतियां सर्वांग सम होगी, तो उसमें आप लिखोगे कि ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है कुछ विशेष स्थिति में समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, अन्यथा ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि कोई पहले आकृति सर्वांग सम है तो वह समरूप अवश्य होगी। अब अपने पास इसी प्रश्नमाला में अपन एक प्रमेय पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और देख लेते हैं। जैसे दे रखा है दो समरूप आकृति सर्वांग सम होती है, उसमें लिखोगे कि ये है आवश्यक नहीं है। उसके आगे है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समान अनुपात में। मैंने अभी भी बताया कि वो जो दो नियम थे, वो दोनों नियमों में अकेला कोई पालन नहीं करेगा, दोनों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ना तो संगत भुजाओं के समान अनुपात में होने से पार पड़ेगी और न ही कोणों के बराबर होने से, दोनों का होना आवश्यक रहेगा। तो आगे क्वेश्चन आता है कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में एवं संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर। तो आप बोलोगे जी हाँ, ये वाला कथन जो है सत्य होगा, क्योंकि इसमें संगत भुजाएं भी समान अनुपात में हो रही है और संगत कोण भी बराबर हो रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रमेय नंबर 11.A, जिसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। प्रमेय नंबर अपने पास क्या आती है, 11.1, उसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या फिर इसको बोलते हैं अपन थेल्स प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको, थेल्स प्रमेय बोलते हैं। अब ये थेल्स प्रमेय क्या होती है, इसको अच्छे से समझेंगे, ध्यान से सुनना। जो अपना सिलेबस 60% बचा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, तो उसमें ये अपनी जो प्रश्नावली है 11वीं प्रश्नमाला, इसमें केवल समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल हटा है, उसके अलावा आपके सब कुछ आएगा। और जो समकोण बोधायन प्रमेय पर, जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित जो भी प्रमेय है वो आगे है, वो है 11.9, 11.10, 11.11 और उसके बाद आती है 11.12 और 11.13। 11.13 वाली तो है समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, और ये चारों हैं पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है, बोधायन प्रमेय पर आधारित है। तो ये वाली प्रमेय हट गई है। और प्रश्नमाला 11.4 की बात करें तो वो भी अध्याय आपका हटा दिया गया है। उससे पहले का जो भी है वो आपको पूरा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। ये 6 नंबर का प्रश्न आपके सामने जरूर आ सकता है, हर बार ही आता है इस प्रश्नावली से 6 नंबर का। तो ये आप प्रमेय जो 11.1 और 11.2 हैं, इनको आप विशेष याद करके जाइए, है ना। अब देखो, सबसे पहली प्रमेय आती है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। ये क्या होती है, इस प्रमेय पे आप आधारित एक सवाल आएगा, एक प्रमेय आएगी सिद्ध करने वाली। कैसे, ये तो अपन ने नाम दे दिया भाई, थेल्स प्रमेय पढ़ रहे हैं। सवाल कैसे आएगा सुनिए, आपके पेपर में सवाल आएगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। देखो कैसे, एक त्रिभुज है मेरे पास, सवाल ने क्या कहा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मान लिया ये त्रिभुज है ए बी और सी, एक त्रिभुज है मेरे पास ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी है मेरे पास, इसमें एक भुजा के समांतर मान लिया बीसी के समांतर में एक रेखा खींचता हूं, एल रेखा। बीसी के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, एल रेखा खींच दी। ठीक है, अब बात करें बीसी के समांतर मैंने एल रेखा खींची। सवाल आगे क्या कराएं कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे। ये प्रतिच्छेदित कर गई, ये तो डी बिंदु पर, और ये वाली ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर गई। ठीक है, डी और ई पर प्रतिच्छेदित करें
तो आपको सिद्ध करना है कि दोनों भुजाओं को यह समान अनुपात में बांटेगी। तो देखिए दिया है, अपन लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर एक रेखा L अर्थात DE खींची गई। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दे एक रेखा L खींची गई जो AB एवं AC को D एवं E पर क्या करती है, प्रतिच्छेदित करती है। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे लिख सकते हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि जो रेखा जो खींची गई है, जो रेखा ये जो L रेखा खींची गई है, इन दोनों भुजाओं को क्या करती है, ये समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे देखो, AD आपको सिद्ध करना है AD बटा DB और बराबर लाना है AE बटा में EC। ये लाना है AD बटा DB और AE बटा EC के आपको क्या करना है, समान लाना है ना। अब देखिए अपन क्या करते हैं, एक रचना करेंगे छोटी सी। रचना में क्या है, ध्यान से सुनिए। त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। अब यहाँ पर आधार तो आप कोई सा भी ले लोगे, लेकिन आपके पास ऊंचाई नहीं है। क्या नहीं है, आपके पास ऊंचाई नहीं है। तो देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पर मैं इस भुजा AB पर इस E से एक लंब डाल देता हूं। ये लंब डाल दिया DF, लंब डाल दिया, और इस भुजा AC पर इस D से लंब डाल देता हूं, और वो लंब डाल दिया मैंने DG। ठीक है, तथा B को किससे मिला देता हूं, E से, और C को मिला देता हूं किससे, D से। ये याद रखना, अब अपन सवाल करेंगे तब काम आएंगे ये। अब देखो, सबसे पहले मैंने रचना में यहां लिखोगे आप कि यहां पर बिंदु E से AB पर लंब डाला, EF क्या डाला मैंने, EF लंब डाला, वो भी किस पर, AB पर, तथा और DG लंब डाला, वो किस पे डाला, AC पर, AC पर लंब डाल दिया। ठीक है, अब अपन करते हैं उपपत्ति। तो ध्यान से देखना, उपपत्ति में क्या होता है, सबसे पहले अपन को जो चाहिए वो अपन देखते हैं। ये जो लंब है ना, एक बात याद रखना कि जैसे मैं एक रेखा दिया है यहाँ लंबी वाली है ना, और यहाँ मैंने इधर लंब डाल दिया, ये पॉइंट था A, इस पॉइंट पे लंब डाला तो इसको मैं दे देता हूँ P। मान लिया यहाँ पर कोई बिंदु है B, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, क्या अपन ये कहें कि ये जो PQ है ना, ये QP और PQ जो भी है वो लंब है इस पूरी पर, AE पर, तो क्या ये इस पे लंब नहीं हो सकता? अगर मैं E को हटा दूं तो ये AD पर भी लंब कहलाएगा, या अगर अपन इसको हटा दें तो AC पर भी लंब कहलाएगा, या फिर हम कहें कि AB पर लंब है तो ये इस पे भी लंब कहलाएगा। यानी इस रेखा पूरी पर, इस पूरी रेखा पर ये वाली रेखा जो है वो लंब ही रहेगी। अगर अपन भाग करें, यहाँ पर ये था C और ये D था, है ना, अगर अपन भाग करें यहाँ से, मान लो ये हट जाता और मैं पूछता आपको केवल कि क्या ये BC पर लंब है क्या, तो आप कहोगे कि QP जो लंब है उस पूरी रेखा पर कहीं पर भी चले जाओ आप, वहां पर लंब मानी जाएगी। तो यहाँ मैं इसलिए बताया कि जो EF है ना, EF वो AD पर भी लंब है, AB पर भी लंब है और DB पर भी लंब है। जिसका जहां नंबर आता है वहां पर इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। सबसे पहले मैंने उपपत्ति लिखा, उपपत्ति में अपन भाग करते हैं कि ADE का क्षेत्रफल। कैसे, देखो भुजा AB पर, पहले अपन भाग कर लेते हैं भुजा AB पर, है ना, पहले अपन भाग कर लेते हैं किसकी, भुजा AB की भाग कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले AB पर स्थित ADE त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताओ A त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कैसे आता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई होता है। तो आधार मेरे पास क्या होगा, AD होगा, 1/2 गुणा आधार AD होगा, और ऊंचाई कितनी होगी मेरे पास, EF होगी। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं, दूसरा त्रिभुज है, अब देखो AD हो गया ना काम, अब मेरे बात आएगी DBE की। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार DB रहेगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, वही EF हो जाएगी। ऊंचाई क्या हो जाएगी, वही EF हो जाएगी। समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार इधर आ जाओ, अब अपन बात करते हैं तथा
ये तो भुजा बात होगी किस पर, ए बी वाले की बात होगी। ध्यान से सुनना, यहां पर ए बी वाले की बात कर रहा है तो पहले ए डी का नाम ले दिया, फिर उसके बाद डी बी ई का नाम ले दिया। तो डी बी ई का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। ऐसे ही इधर आ जाओ अब, है ना। इधर सबसे पहले आता है ए ई डी, ए ई डी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पे लंब क्या है, डीजे लंब है। तो देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार ए ई रहेगा और ऊंचाई क्या रहेगी, डीजी रहेगी। समीकरण नंबर 3 रहेगी। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, उसके बाद ये वाला त्रिभुज आता है ई सी डी, ई सी डी, त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार ईसी रहेगा और ऊंचाई वही डीजी रहेगी। आधार ईसी रहेगा और ऊंचाई वही क्या रहेगी, डीजी रहेगी। समीकरण नंबर 4। अगर अपन भाग करें समीकरण 1 व 2 में भाग का, 1 में 2 का भाग, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर या अनुपात निकालेंगे ना, तो ऊपर तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, एडीई का, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज उसके बाद आएगा डीबीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल। इधर क्या है, 1/2 गुणा एडी गुणा ईएफ और नीचे क्या है 1/2 गुणा डीबी गुणा ईएफ। ये दोनों कट गए और इधर भी कट गया और ये आगे समीकरण नंबर मेरे पास 5 आगे जो भी है अपन लिख देंगे, है ना। अब ये तो होगी समीकरण नंबर 5। अब अपन भाग करें समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर इधर क्या है, त्रिभुज एईडी का क्षेत्रफल और बटे में क्या है, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा एई गुणा डीजी और 1/2 गुणा ईसी गुणा डीजी। वही डीजी से डीजी कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया और ये समीकरण नंबर आ गई 6। लेकिन यहां देखो अब सवाल पूरा होने को आ रहा है, लेकिन यहां देखिए ऊपर है एडीई, इधर क्या है एईडी, बात दोनों एक ही है। एडीई बोल दो, देखो एडीई बोल दो चाहे एईडी बोल दो, दोनों की बात एक ही है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। लेकिन नीचे वाला देखो डीबीई और नीचे क्या आ रहा है ईसीडी, ये दोनों समान नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, कक्षा में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि यदि एक ही आधार पर 2 त्रिभुज रहते हैं, एक ही आधार एक ही है, एक ही आधार पर यदि 2 त्रिभुज हैं तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या रहता है, समान रहता है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या रहता है, समान रहता है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहां पर डीबीई और ईसीडी, देखो डीबीई और ईसीडी दोनों एक ही आधार डीई पर स्थित है, देख सकते हो डीई आधार, ये रहा डीई आधार, दोनों का आधार एक ही आ रहा है डीई। डीबीई और ईसीडी दोनों का आधार एक ही आ रहा है डीई, है ना। तो दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या हो जाएगा, समान। चूंकि त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज ईसीडी का क्षेत्रफल। और इसके लिए क्या लिखोगे, चूंकि समान आधार वाले दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, समान होता है। अब देख लो समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से बताओ, ये इसके बराबर है ना और ये इसके बराबर है। जब ये LHS LHS के बराबर है तो क्या RHS RHS के बराबर नहीं आ सकता। तो इधर क्या लिखेंगे, AD बटा DB और इधर आ जाएगा AE बटा में EC आ जाएगा। और यह आपका सिद्ध हो गया है, इति सिद्धम SP, हेंस प्रूव। ठीक है, ये आपकी प्रमेय हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये प्रमेय होगी अपने पास, प्रमेय नंबर 11.1, जिसका नाम है थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। इसमें क्या था कि 2 त्रिभुज, अपने पास एक त्रिभुज था जिसमें एक भुजा के समांतर, क्या बोला सवाल कि किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और वो दोनों भुजाओं को, जो शेष 2 भुजाएं बच गई, उन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित करे। तो सिद्ध करना था कि वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है ना, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो ये अपन ने सिद्ध किया, इसमें रचना की थी।
रचना के बाद हमने लंब डाला, रचना में क्या किया, लंब डाला गया था। उसके बाद देखो हमने दोनों त्रिभुजा का क्या निकाला, आपस में क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई अपने पास है नहीं, ऊंचाई अपने पास नहीं थी, तो अपन ने क्या किया, रचना में अपन ने दोनों भुजाओं पर क्या डाला, एक लंब डाला। और ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई वही होती है त्रिभुज में जो लंब डली हुई होती है, जिसका कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसलिए अपन ने क्या डाला, यहाँ पर लंब डाला है। ऊंचाई कभी ये नहीं कि बिना लंब के, माध्यिका भी एक ऊंचाई होती है, लेकिन उसको अपन लंब नहीं मानते हैं। ठीक है, माध्यिका क्या होती है कि ऐसी भुजा जो किसी त्रिभुज के एक कोण से निकल रही है और सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिला रही है, वो माध्यिका कहलाती है। अब देखिए प्रमेय आती है इसके बाद 11.2, उसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। विलोम यानी उसका उल्टा हो गया। अब आपको अनुपात देगा और आपको समांतर सिद्ध करवाएगा। मैंने यहाँ पर दिया हुआ में लिखा रखा था कि DE समांतर, वो लिखा नहीं मैंने, दिया हुआ में लिख रहा था कि DE समांतर है किसके, BC के। अब की बार आपको क्या करना है, उल्टा करना है। आपको अनुपात जो अपन ने इस प्रमेय में सिद्ध किया है, अनुपात तो आपको दे दिया जाएगा और समांतर उसके क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे है प्रमेय, देखो प्रमेय नंबर 11.2 है मेरे पास, उसका नाम है आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम। ठीक है, अब देखो विलोम क्या होता है। यहां पर सवाल क्या है, सवाल पे ध्यान देंगे कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, देखो वही आ गया ना, समान अनुपात आपको पहले देगा तो सिद्ध कीजिए वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। देखो ये मेरे पास त्रिभुज है कोई, है ना, इस त्रिभुज में आपको पहले ही दे रखा है कि यदि एक रेखा जो ये त्रिभुज है ABC, इसको त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है। कैसे दिया है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज ABC में आपको समान अनुपात दे रखा है AD/DB और बराबर दे रखा है AE/EC के। ठीक है, त्रिभुज ABC में AD/DB और AE/EC दिया है, तो ये तो आपको पहले दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, यहां पर देखो क्या लिख रखा है कि यदि एक रेखा L है जो ABC की भुजा AB एवं AC को D और E बिंदुओं को इस प्रकार काटती है कि AD/DB बराबर AE/EC हो जाए। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि ये जो L रेखा है ना, L वो समांतर होगी किसके, BC के। अर्थात आप बोल सकते हैं कि DE समांतर है किसके, BC के। DE समांतर है किसके, BC के है। ठीक है, अब देखो अपन क्या सिद्ध करते हैं, इसमें एक रचना करेंगे छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं होती है, एक रचना छोटी सी होगी। कैसे, देखो अभी अपन ने पिछली वाली प्रमेय में क्या पढ़ा कि यदि एक रेखा दूसरी किसी एक भुजा के समांतर है तो वह इन दोनों को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। लेकिन यहाँ पर अपन इस रेखा को अभी समांतर इसके नहीं मान सकते, तो अब नहीं मान सकते तो अपन एक रेखा अपन अलग से खींचेंगे ना। मान लीजिए इस D बिंदु से एक रेखा जा रही है जो कि AC को किस पर प्रतिच्छेदित करती है, F पर। तो क्या लिखेंगे रचना कि बिंदु D से एक रेखा कौन सी, DF इस प्रकार खींची गई कि DF समांतर किसके हो जाए, BC के। DF समांतर किसके हो जाए, BC के। ये हमने रचना की है कि एक रेखा हमने D से लेके F तक इस प्रकार खींची कि ये DF है ना जो BC के क्या हो जाए, समांतर हो जाए। समांतर होगी तो अब अपन पिछली वाली प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, अगर DF समांतर BC के है तो अपन लिख सकते हैं सीधा कि AD/DB और AF/FC। लेकिन आपको तो EC लाना है, EC की बात करनी है, तो वो देखते हैं कि क्या होता है। अब आ जाओ उत्पत्ति में, बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ी ही सिंपल प्रमेय है, ध्यान से देखना। यहाँ पर सवाल क्या है कि हमने रचना की थी D से एक रेखा DF इस प्रकार खींची कि DF समांतर किसके हो जाए, BC के। अब देखते हैं उत्पत्ति में त्रिभुज ABC से,
त्रिभुज एबीसी से। कैसे देखो, त्रिभुज एबीसी में आपको पता है कि डीएफ समांतर बीसी के रचना से, डीएफ समांतर बीसी के हैं और वो भी क्या है मेरे पास, रचना से। किससे है, रचना से, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से, जो पहले अपन ने पढ़ी थी पिछली वाली प्रमेय अभी, या थेल्स प्रमेय से। तो आप क्या बोलोगे सीधा इसको, देखो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, डीएफ समांतर बीसी के हैं, तो अपन क्या बोलेंगे, एडी बटा डीबी बराबर होगा एएफ बटा एफसी के, एएफ बटा एफसी के। ये होगी समीकरण नंबर ए। परंतु आपको एक समीकरण दे रखी है, क्या दे रखा है, एडी बटा डीबी बराबर दे रखा है एई बटा ईसी। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 की तुलना करें। देखिए यहां पर हमने ये जो पहली वाली समीकरण जो है ना वो रचना से लाई है। डी एफ अपन ने रचना करी थी तो ए डी बटा डी बी आ गई और ए एफ बटा एफ सी आ गई, और एक समीकरण आपको दी हुई थी। अब इन दोनों की तुलना करें तो देखो ए डी बटा डी बी बराबर है, तो इधर क्या आ जाएगा, ए एफ बटा एफ सी बराबर ए ई बटा ई सी। ठीक, मैं दोनों पक्षों में क्या जोड़ देता हूं, एक जोड़ देता हूं। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में एक जोड़ रहा हूं तो ए एफ बटा एफ सी प्लस एक और ए ई बटा ई सी प्लस एक, नीचे लगाया एक, नीचे लगाया एक, दोनों का एलसीएम क्या आ गया, एफ सी। इधर बच गया ए एफ प्लस एफ सी। देखो लघुत्तम लिया, एफ सी लघुत्तम लिया तो ए एफ बच गया, यहाँ क्या बच गया, एफ सी। और इधर दोनों का एलसीएम क्या आ गया, ई सी। इधर आ गया ए ई प्लस ई सी। अब देखो ए एफ और एफ सी, AF और FC दोनों मिलके क्या बनाते हैं, AC, और नीचे क्या आ गया, FC। और AE और EC, AE और EC ये भी दोनों मिलके क्या बनाते हैं, AC, और बटे में क्या आ गया, EC आ गया। तो AC से AC कट गया और इधर तो वज्र गुणा करूंगा तो इधर तो आ गया EC और इधर आ गया मेरे पास FC। लेकिन अब एक बात ध्यान सुनो, EC और FC आपस में बराबर आ गया, EC और FC दोनों आपस में बराबर हैं। तो बताओ ये तो थी मेरे पास EC और यहाँ पर कोई बिंदु था FC। अगर मैं EC और FC को बराबर कर लिया तो इसका मतलब E और F में तो कोई वो नहीं है दूरियां, E और F दोनों एक बराबर है, दोनों एक दूसरे के। बोलने का मतलब ये हुआ कि E और F यदि दोनों में कोई वो नहीं है दूरियां तो इसका मतलब E और F एक दूसरे के क्या हो गए, ये दोनों समपाती हो गए। और समपाती का मतलब होता है ओवरलैप, यानी एक दूसरे को ढकना। अगर मैं EC को उतना ही मानूं जितना FC है तो इसका मतलब E और F में कोई अंतर नहीं है, E और F आपस में क्या हो गया, समपाती हो गए हैं। इसलिए यही तो लिखा, देखो EC और बराबर FC आ गया तो अपन क्या लिखेंगे, E और F दोनों क्या हो गए, समपाती हो गए। E और F आपस में क्या हो गए, दोनों समपाती। समपाती का मतलब एक दूसरे के काम आने वाली है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ढके हुए। तो अब बताओ E और F बराबर आ गए ना। तो अब बताओ मेरे पास रचना से मैंने क्या किया था, DF बराबर BC लिया था मैंने, चूंकि DF बराबर किस समांतर, सॉरी DF समांतर किसके लिया था, BC के, वो भी किससे, रचना से लिया था। तो अब मैं F की जगह क्या कर सकता हूं, E कर सकता हूं। तो इसी प्रकार आपके F की जगह मैंने क्या कर दिया, DE समांतर BC, और यही आपको लाना था, यह आ गया आपका हेंस प्रूफ। या फिर आप DE को क्या बोल सकते हैं, L बोल सकते हैं। DE समांतर BC लाना था और L समांतर BC के हो गया। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने 2 प्रमेय पूरी कर ली है और समरूपता के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।